Good morning, dear students. This is third part of control and coordination, in which we are going to study. प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेहनत से। और वीडियो की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जिसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट का रिमेनिंग पार्ट, का बचा हुआ पार्ट। तो स्टार्टिंग विद लिमिटेशंस ऑफ नर्वस कम्युनिकेशन और न्यूरल कम्युनिकेशन। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूरल कम्युनिकेशन और नर्वस कम्युनिकेशन, in which we discussed that although plants do not have neurons, they do not have muscles, but even though they perform the action of control and coordination by chemical means also. बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था कि सर जब नर्वस सिस्टम नहीं होता है तो प्लांट्स न्यूरल कम्युनिकेशन कैसे फॉलो करते हैं। तो पहले उनका डाउट मैं क्लियर कर दूं कि नो डाउट कि प्लांट्स में मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्लांट की सेल्स अपने आप में इटसेल्फ बहुत सेंसिटिव होती हैं स्टिमुलस को लेकर के। सारे प्लांट्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि मिमोसा ब्यूटिका का एग्जाम्पल आप ले लें, छुई मुई का, उसमें सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा होती है। या फिर जो क्लाइंबर्स हैं उसमें देखिए उनके टेंडल्स में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि सेंसिटिविटी प्लांट्स सारे प्लांट्स में एक जैसी हो या एक ही प्लांट्स के सारे पार्ट्स में एक जैसी हो। प्लांट्स के कुछ पार्ट्स की सेल सेंसिटिव होती हैं, तो जो सेल्स स्टिमुलस को लेकर के सेंसिटिव होती हैं वो सेल्स जैसे ही स्टिमुलस रिसीव करती हैं फिर उनमें एक केमिकल चेंज होता है और जिस केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो जाती हैं और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ पर सेल टू सेल मूव करती हैं, यानी प्लांट्स के एक सेल से लेकर के दूसरे सेल में उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा कैसे नर्वस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है कि जैसे ही प्लांट्स किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो जाती हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जनरेट होने के बाद फिर वो इम्पल्सेस सेल टू सेल मूवमेंट उनका होता रहता है। अब दूसरा पार्ट है कि मूवमेंट कैसे होता है। तो जैसे ही ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में मूवमेंट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है, ठीक उसी तरह से प्लांट्स में मूवमेंट जो होता है वो सेल्स के श्रिंकिंग और स्वेलिंग से होती है। यानी सेल्स जो प्लांट की सेल्स होती हैं वो जब आप जानते हैं कि जब वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी जब एंडोऑस्मोसिस होती है, जब वाटर का मूवमेंट सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, ऐसी सिचुएशन में सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, शेप एंड साइज उनका इंक्रीज कर जाता है। और जब एक्सोऑस्मोसिस होती है उस समय सेल्स वाटर लूज करती हैं और सेल वाटर जब लूज करती हैं तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम होता है, मीन सेल वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सेल में श्रिंकिंग आ जाती है। तो ये न्यूरल कम्युनिकेशन के रिजल्टिंग ये सेल्स में प्लांट सेल्स में फिर ये दूसरी फंक्शनिंग होती है कि सेल्स रिदमिकली वाटर गेन करती हैं और वाटर लूज करती हैं, और ये रिदमिक वाटर लूज एंड गेन के प्रोसेस में सेल्स में एक बार स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग कब होती है? जब वाटर गेन करते हैं, और श्रिंकिंग कब होती है? जब वो वाटर लूज करते हैं। और इस तरह से सेल्स के वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ साथ सेल्स का मूवमेंट होता है और जिसकी वजह से प्लांट में मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है। मीन्स अगर कंक्लूजन के रूप में कहें तो ये है कि जो सेल्स प्लांट्स में स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होती हैं, जब वो स्टिमुलस का सेंसेशन रिसीव करती हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेल बाय सेल मूवमेंट करती हैं और प्लांट्स में मूवमेंट पॉसिबल होता है वो सेल्स में वाटर बैलेंस के चेंज होने से, यानी कि वाटर के गेन और लॉस से सेल्स में श्रिंकिंग और स्वेलिंग होती है और जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो ये रही आपके कंफ्यूजन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो के बेस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशंस ऑफ नर्वस कम्युनिकेशन, यानी कि नर्वस कम्युनिकेशन जैसा कि आपने देखा ये एक एफिशिएंट माध्यम है, एक एफिशिएंट मेथड है, मीडियम है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी में कन्वे किया जाता है। लेकिन इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ये है, पहली लिमिटेशन ये है कि न्यूरल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली वेयर देयर आर नर्व्स और न्यूरॉन्स,
यानी जहाँ पर नर्व्स या न्यूरॉन्स होंगी वहीं पर न्यूरल कम्युनिकेशन या नर्वस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जनरेट होने में और ट्रांसमिट होने में फिर से रीजनरेट होने और ट्रांसमिट होने के बीच में एक टाइम का लैग होता है, टाइम की गैपिंग होती है। तो वो जो गैपिंग होती है उस समय फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की देर के लिए रुक जाएगा? नहीं रुकता है, उसके लिए दूसरा मीडियम होता है। लेकिन पहले हम बात कर लें इसके लिमिटेशन की। तो पहला लिमिटेशन ये है कि न्यूरल कम्युनिकेशन सिर्फ नर्वस सेल्स या न्यूरॉन्स या नर्व्स तक की लिमिट है। जहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टी जिन सेल्स में नहीं होती है, न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी, वहाँ पर न्यूरल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरा ये है कि एक नर्व इम्पल्स के जनरेट होने और उसके ट्रांसमिट होने फिर दूसरे के रीजनरेशन और ट्रांसमिशन के बीच का जो गैपिंग होता है, तो एक जो टाइम लैग बन जाता है, वहाँ पर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है, थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो दो चीज़ें हैं। मीन्स फर्स्ट, न्यूरल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, इट इज लिमिटेड अप टू ओनली न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। एंड सेकंड, regeneration, recreation and transmission of a nerve impulse after previous one, this takes a time, there is a time lag in between that. So then how to communicate in between that time lag, this is one limitation. Chemical communication in plants we have already discussed. Then क्या हम ये कह देंगे कि न्यूरल कम्युनिकेशन फेल है? नहीं, न्यूरल कम्युनिकेशन फेल नहीं है। न्यूरल कम्युनिकेशन एक एफिशिएंट मीडियम है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू फास्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है और इंस्टेंट मैसेजेस डिलीवर होते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इफेक्टिवली पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जहाँ पर न्यूरल कम्युनिकेशन वीक पड़ता है, कमजोर पड़ता है, वहाँ पर उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको कोऑपरेट करने के लिए या उसके लिमिटेशंस को फुलफिल करने के लिए एक दूसरा मीन ऑफ कम्युनिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसको हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। What is chemical communication? Chemical communication is the process of conveying information in living body with the help of chemicals. यानी केमिकल्स की मदद से, केमिकल्स की सहायता से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंफॉर्मेशंस का ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशंस को कन्वे करने का जो प्रोसेस होता है वो केमिकल कम्युनिकेशन होता है। एंड देयर आर स्पेसिफिक केमिकल्स फॉर दिस पर्पस व्हिच आर कॉल्ड हार्मोन्स। यानी वो कौन से केमिकल्स हैं? केमिकल कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करने वाला सब्सटेंस क्या है? वो केमिकल होता है हार्मोन्स। नाउ व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर नेचुरली प्रोटीन, बाय नेचर वो प्रोटीन होते हैं, व्हिच आर नेचुरली प्रोटीन एंड दीज कंट्रोल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, बिहेवियर, नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मींस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कंट्रोल growth, behavior, nature, reproduction of living organism, those chemicals are called hormones. So first we will discuss phytohormones. Phyto means there are two words in it. First is phyto. Phyto means plant, and hormones means the chemicals that control and coordination, that make possible control and coordination, which control growth, behavior and nature of living organisms. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन्स के बारे में, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स के बारे में या ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। तो पहले आइए फाइटो हार्मोन्स की बात करते हैं। व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स? आर प्लांट हार्मोन। फाइटो मींस प्लांट, हार्मोन्स मींस हार्मोन आर केमिकल। तो द केमिकल सब्सटेंसेस आर द हार्मोन्स व्हिच control the growth, which make possible control and coordination, and which control behavior, nature, movement of the plants. Those chemicals are called phytohormones, and there are following important phytohormones. यानी कि phytohormones क्या होता है? Phyto means plant होता है, hormones means वो chemical जो कि growth, behavior और movement को control करने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं phytohormones। तो phytohormones में हमारे जो हार्मोन्स हैं वो है, पहला हार्मोन है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है इथाइलिन। इसके अलावा और भी हार्मोन होते हैं, फ्लोरिजेंस हैं, बहुत सारे प्लांट हार्मोन होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो यही टोटल 5 हार्मोन्स की स्टडी करना है, तो हम इन्हीं पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑक्सिन से। ऑक्सिन हार्मोन को डिस्कवर किया किसने? चार्ल्स डार्विन ने 1880 में। साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन को डिटेक्ट किया 1880 में। और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये हार्मोन
सेल इनलार्जमेंट को पॉसिबल करता है। मींस सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है इनलार्जमेंट। मींस सेल्स की लेंथ को बढ़ाता है ये, और उसके साथ साथ सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है। यानी इसके दो मेन फंक्शंस हैं, पहला है सेल डिवीजन, दूसरा है सेल इनलार्जमेंट। और ये मेनली प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में जहाँ पर रैपिड ग्रोथ होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि सूट टिप्स में पाए जाते हैं ये, या जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं, ब्लूमिंग बड्स में पाए जाते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन मोस्टली जो है प्लांट्स के एपिकल रीजन्स में और उनके ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम है सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट को कैरी आउट करना। तो आप समझते हैं सेल डिवीजन से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगी, और सेल एनलार्जमेंट यानी सेल जब लंबी होगी उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो उसकी वजह से फिर से होगा प्लांट्स में ग्रोथ पॉसिबल होगी। तो दिस इज मेन ग्रोथ हार्मोन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन। उसके बाद दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन दिस इज आल्सो ग्रोथ हार्मोन, ये भी ग्रोथ हार्मोन है। और इसको डिस्कवर किया किसने? इसको डिस्कवर किया एइची कुरोसावा। एइची कुरोसावा जापानीज साइंटिस्ट थे, आप नाम से समझ सकते हैं कि जापानीज होंगे। एइची कुरोसावा ने 1926 में जिबरेलिन हार्मोन को डिटेक्ट किया, और इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया इन्होंने एक फंगस में जिसका नाम है जिबरेल्ला फ्यूजिकुराई। तो जिबरेल्ला फ्यूजिकुराई में डिटेक्ट किया, इसलिए इसका नाम जिबरेलिन रख दिया गया। और जिबरेलिन के मेन फंक्शंस क्या हैं? ग्रोथ ऑफ प्लांट, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मींस जब सीड्स को हम वाटर सोक कराते हैं, यानी कि जब हम सीड्स को पानी में डाल देते हैं तो पहले वो स्वेल करते हैं, स्वेल करने के बाद उसमें आइज निकल आते हैं, आंखें निकल आते हैं, फिर उसके बाद जर्मिनेशन होता है। तो ये जो आइज निकलने का प्रोसेस है ये क्या है? स्प्राउटिंग है। तो ये स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है, स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लीव्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, सीड्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है। मींस ओवरऑल हम ये कहें तो जिबरेलिन भी एक ग्रोथ हार्मोन है, जो कि ऑक्सिन का एक सपोर्टिंग हार्मोन भी माना जाता है। तो जिबरेलिन वो ऑक्सिन के फंक्शनिंग में एक तरह से हेल्पिंग हैंड या हेल्पिंग रोल प्ले करता है। और जिबरेलिन का फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट, स्प्राउटिंग ऑफ सीड, इस ग्रोथ ऑफ स्टेम, लीव्स एंड सीड्स, ये जो है जिबरेलिन का फंक्शन है। थर्ड हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसके थोड़ा नेम से आप देखें, इसमें दो पार्ट छिपे हुए हैं, एक तो है साइटो और दूसरा है काइनिन। साइटो मींस साइटो, दिस मींस सेल, और काइनिन जिसको बनाया गया काइनेज से, और जिसका मतलब होता है डिवीजन। मींस ये ऐसा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला हार्मोन। साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और ये उन रीजन्स में पाया जाता है जहां पर कि रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो रैपिड ग्रोथ वाले रीजन्स में, प्लांट्स के रैपिड ग्रोथ वाले पार्ट में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। From its name it is clear that this is cytokinin, यानी कि सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने वाला, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन होता है, इसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन। जिसको कि स्कूब एंड मिलर, दो साइंटिस्ट थे, स्कूब एंड मिलर, जिन्होंने कि 1955 में इसको डिस्कवर किया। और इसका मेन फंक्शन है एक्टिवेटिंग सेल डिवीजन, प्रमोटिंग सेल डिवीजन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन। This is also called anti-aging hormone. Anti-aging, first of all, let us know what is aging. Aging क्या होती है? Aging means increase of age, means getting old, यानी कि बूढ़ा होना, एज का बढ़ना या बूढ़ा होना। तो anti-aging है ये, means ये प्लांट्स को ओल्ड होने से रोकती है। It prevents plants to fall in old age, यानी कि प्लांट्स ओल्ड ना हो, इस बात को लेकर के वो इसको प्रिवेंट करने का काम करता है साइटोकाइनिन। तो एंटी एजिंग हार्मोन है ये। और कैसे ये एजिंग को प्रिवेंट करता है? एज यू नो दैट इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। एंड व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम ओल्ड सेल्स। मींस ओल्ड सेल्स को न्यू सेल में कन्वर्ट होना, यही क्या है? यही सेल डिवीजन है। और ये साइटोकाइनिन क्या करता है? ओल्ड सेल्स को न्यू सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। मींस एज सेल्स मैच्योर, as those are about to mature, then this cytokinin hormone turns them into new cells. जैसे ही सेल्स मैच्योरेशन की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही मैच्योरिटी को अटेन करने लगेंगे, वो क्या करेगा?
इनको न्यू सेल्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि फिर से ओल्ड सेल्स क्या हो गई, न्यू सेल्स हो गई। तो इस तरह से सेल्स जो है ओल्ड नहीं होती हैं, सेल्स में एजिंग नहीं हो पाती है, और इस तरह से ये एंटी एजिंग हार्मोन का फंक्शन ये करता है, एंटी एजिंग फैक्टर ये होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? मेनली दिस इज फाउंड इन बर्ड्स, इन न्यू लीव्स, इन इमेच्योर फ्रूट्स, न्यूबॉर्न फ्रूट्स, यानी कि जो बिल्कुल अनराइप फ्रूट्स होते हैं, इनफैंट फ्रूट्स कहिए आप, इनफैंट फ्रूट्स में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, यानी कि जहाँ पर सेल डिवीजन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जहाँ पे सेल यानी ग्रोथ प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, रैपिड ग्रोथ जहाँ पर होती है, वहाँ पर साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये फर्स्ट 3 हार्मोन क्या थे? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स थे। और अगर ये तीनों हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं, मींस फिर क्या होगा? ये तीनों हार्मोन हमेशा ग्रोथ को प्रमोट करते रहेंगे। इन प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहेगी, होती भी है, प्लांट्स में ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन कभी-कभी जरूरत ये भी पड़ती है कि प्लांट्स को मैच्योरिटी की तरफ लाया जाए, क्योंकि अगर इन्हीं हार्मोन्स का इफेक्ट रहेगा तो न तो लीव्स कभी येलो होंगी, न तो लीव्स का कभी फॉल होगा, यानी न पत्तियां सूखेंगी न गिरेंगी, फ्रूट्स की राइपनिंग नहीं होगी, फिर प्लांट्स के किसी पार्ट में मैच्योरिटी ही नहीं आएगी। अगर यही तीनों हार्मोन्स ऐसी सिचुएशन में 2 हार्मोन्स होते हैं, जो कि एक है एब्सिसिक एसिड और दूसरा है एथाइलिन हार्मोन, जो कि ग्रोथ को प्रिवेंट करने वाले हार्मोन होते हैं, जिसमें एब्सिसिक एसिड जो है इसको कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। इसका नाम क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर, यानी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। मींस फिर इसको क्या कहेंगे? एजिंग प्रमोटर। ये एजिंग को प्रमोट करने का भी काम करता है, मींस ये प्लांट पार्ट्स को मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है, ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और ये मैच्योरेशन को प्रमोट करने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड, जिसको डिस्कवर किसने किया? फ्रेडरिक एडिकॉट 1963 ने एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया और इसको कहते हैं एंटी ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हार्मोन है एथाइलिन। एथाइलिन हार्मोन को बताने से पहले आपको एक प्रोवर्ब बता दें कि सामान्य भाषा में, हमारी बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि खरबूजे को लेकर के खरबूजा रंग बदलता है। ये बातें आपने लोगों से कहते हुए सुनी होगी। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली होता यह है कि जब फील्ड में एक मस्कमेलन की राइपनिंग हो जाती है, एक खरबूज जब पक जाता है तो फिर सारे खरबूज पकने लगते हैं। ये सही है, ये सिर्फ छोटी बात नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि दिस एथाइलिन हार्मोन, दिस इज मेनली फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, ये फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। एथाइलिन इज सीक्रेटेड बाय राइपेंड मस्कमेलन्स, यानी पके हुए खरबूज से इस एथाइलिन हार्मोन का सीक्रेशन टेक्स प्लेस इन रिच अमाउंट, वेरी रिच अमाउंट। मींस जो मस्कमेलन, राइपेंड मस्कमेलन होते हैं, उन राइपेंड मस्कमेलन यानी पके हुए खरबूज से एथाइलिन का सीक्रेशन होता है और वो एथाइलिन हार्मोन फिर जितने भी अनराइपेंड मस्कमेलन्स को अपने कवरेज में लेता है, जितने भी अनराइपेंड मस्कमेलन्स उसके इफेक्ट में आते हैं सभी पकने लगते हैं। यही है खरबूज को लेकर के खरबूज का रंग बदलना, कि जब एक पक जाता है तो दूसरा भी पकना शुरू हो जाता है। तो एथाइलिन का फंक्शन क्या है? फर्स्ट है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स को पकाने का काम करता है, दूसरा है येलोइंग ऑफ लीव्स। तो ये 2 मेन फंक्शंस हैं उसके। और एक हार्मोन और होता है फ्लोरीजेंस, उसका नेम है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस, इसका फंक्शन क्या है? फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। It promotes flowering, ये फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम करता है। मींस इस फ्लोरीजेन की वजह से क्या होता है? फ्लावर्स यानी बर्ड्स जो है ब्लूम होती हैं, बर्ड्स की ब्लूमिंग होती है, बर्ड्स जो है फ्लावर में कन्वर्ट होती हैं। एक आपने और पढ़ा होगा जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर भी एक हार्मोन है। फर्टिलाइजर इज a hormone that promotes fertilization. तो फर्टिलाइजर जो है वो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करने का काम करता है। तो दीज आर सम
कॉमन हार्मोन्स इन केस ऑफ प्लांट्स, इसमें कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, फ्लोरिजेंस और फर्टिलाइजिंग हार्मोन्स कुछ कॉमन हार्मोन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा प्लांट्स हार्मोन से रिलेटेड वीडियो, और इसको आप एक बार 2 बार ध्यान से देखने की कोशिश करिए। कम से कम 2 बार ध्यान से देखेंगे तो आपका प्लांट हार्मोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पिछले वीडियो से रिलेटेड भी जो कन्फ्यूजन था, मैंने कोशिश की है कि वो दूर हो जाए आपका। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी इम्प्रूवमेंट के सजेशंस हों उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसको लिखना ना भूलें, जिससे कि हम डे बाय डे वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।